Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है डिलीवरी रूम के अंदर और डिलीवरी के टाइम पे, थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम. सो देखिए, जब भी आपकी डिलीवरी होनी होती है तो आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं या फिर आप जाते हैं जब भी, तो आपको एक रूम अलॉट कर दिया जाता है. ठीक है, तो उसको आप डिलीवरी रूम भी कह सकते हैं या फिर उसको आप नॉर्मल लेबर रूम भी आप कह सकते हैं. क्योंकि मैं तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ कि लेबर रूम वो होता है जहाँ पे आपको पेन्स हो रही होती हैं और डिलीवरी वो होती है जहाँ पे बेबी बॉर्न होता है. तो जैसे मैं जहाँ एडमिट हुई थी वो एक नॉर्मल रूम था जो मुझे दिया गया था एंड वहाँ पे मुझे पेन्स आनी स्टार्ट हुई थी. तो उस टाइम पे सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था. सबसे पहले मेरे को एक डिस्चार्ज हुआ वाइट, तो मैं अपने डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे तभी बुला लिया मैंने जब उनको कॉन्टैक्ट किया. उन्होंने उसके बाद मुझे चेक किया, इंटरनल उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझे बोला आप एडमिट हो जाओ. तो मुझे एडमिट कर लिया गया अराउंड रफली 12 o'clock के अराउंड. तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई जब मैं एडमिट हो गई, चेंज करवाया गया. उसके बाद उन्होंने मेरा जो एनएस एरिया है वहाँ पर एनीमा दिया गया. एनीमा क्या होता है? एनीमा एक लिक्विड काइंड ऑफ मेडिसिन ही होती है, वो पीछे आपके एनएस से डाल दी जाती है और उससे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी स्टूल वगैरह वहाँ पे होता है तो वो सारा बाहर निकल आता है. सो दैट कि जब आप पेन्स में जाएं या फिर जब आपने बेबी को पुश करना है तो आपका उस टाइम पे कोई भी स्टूल वगैरह बाहर ना हो, आ ना पाए. मतलब पहले से ही आपको क्लीन कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए. ठीक है, ताकि अनकंफर्टेबल आपको फील ना हो. तो सबसे पहले एनीमा दिया गया एंड अगर कोई भी स्टूल उस एनएस एरिया में था, एनएल एरिया में, तो वो बाहर आ गया ऑटोमेटिकली 2 मिनट्स के बाद. वो उन्होंने नर्सेज ने ही क्लीन किया. उसके बाद मुझे कैन्यूला लगाया गया हैंड पे, ड्रिप लगाई गई और उस ड्रिप में मुझे आर्टिफिशियल पेन्स दी गई. धीरे धीरे वो ड्रॉप बाय ड्रॉप मेडिसिन डलती जाती है तो मुझे पेन दिए गए. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे थर्ड, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन. तो देखिए, जब आपको स्टार्टिंग में आर्टिफिशियल पेन दिए जाते हैं तो क्या होता है कि आपको धीरे धीरे आते हैं पेन्स. क्योंकि अगर मुझे रफली 12:30 पे आप कह लीजिए कैन्यूला लगा और ड्रिप में वो आर्टिफिशियल पेन्स जा रही थी मेडिसिन धीरे धीरे, तो मुझे जो पेन है वो ज़्यादा जो स्टार्ट हुई थी वो मुझे 5 बजे के बाद एक्सेस में स्टार्ट हुई थी. उससे पहले मुझे 3 o'clock मतलब जो पेन आना शुरू हुआ बहुत हल्का सा था, मतलब उसको मैं पेन भी नहीं कहना चाहूँगी. लेकिन 5-5:30 बजे के बाद जो पेन आया वो ज़्यादा आना शुरू होता है. ठीक है, और जो स्टार्टिंग में पेन आता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है कि अगर आपको अभी पेन आया तो अब आपको 2 नहीं तो 4 मिनट के बाद पेन आएगा. 2-3 मिनट्स के गैप में पेन आता है. ठीक है, मतलब 2-2 मिनट के गैप में पेन आता है स्टार्टिंग में. और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो जो पेन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हार्डली 30 सेकेंड्स की गैप में आनी आपको पेन वो शुरू हो जाती है और वो इंटेंस पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है वो उस टाइम. ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जब ये पेन्स आ रहे थे तो उसके बाद चेकिंग ऑफ हार्ट बीट. चेकिंग ऑफ हार्ट बीट की किसकी बात हो रही है? बेबी की. जब मुझे पेन्स आ रहे थे, जब से मैं वहाँ एडमिट हुई थी, तो बार बार नर्स आके मेरे बच्चे की हार्ट बीट को चेक कर रही थी. वो इसलिए किया जाता है सो दैट कि ये पता चल सके कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो सिंक ना कर जाए, मतलब वो कम ना हो रही हो. क्योंकि उससे क्या होता है कि अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को. ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कईयों को बहुत टाइम तक लेबर पेन रहता ही रहता है, चल रहा होता है. तो कई बार बच्चे अंदर पॉटी भी कर देते हैं या फिर उनको कॉर्ड जो है उनके गले में ऐसे लिपट भी जाती है ना. तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब आप एडमिट हुए हैं तो आपको पेन्स आ रहे हैं तो आपको बच्चे की हार्ट बीट बार बार देखी जाए. और हर 20 मिनट्स में मेरे बेबी की हार्ट बीट चेक करी जा रही थी. ये चीज़ तो मैं बोलूँगी कि वो हर 20 मिनट्स के बाद आ रहे थे, तो ये भी आपने ध्यान रखना है. उसके बाद हम बात करते हैं चेकिंग ऑफ सर्विक्स. अब चेकिंग ऑफ सर्विक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे मुझे पेन जो ज़्यादा आने लगी थी, दर्द महसूस होने लगी थी, वो 5-5:30 बजे के बाद होने लगी थी. ठीक है, तो उसके बाद नर्स आ रही थी
उन्होंने चेक करना शुरू किया नीचे सर्विक्स को। उससे पहले मेरे गायनेक भी आए थे, उन्होंने देखा तो वो कहते अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी ओपनिंग नीचे होनी चाहिए थी सर्विक्स की वो हुई नहीं थी, अभी थोड़ा ही खुला था सर्विक्स। तो उसके बाद जब नर्स जो आए थे तो मैंने वॉशरूम वगैरह भी जैसे जाना था, जब मुझे पेन भी हो रही थी, तो वो नर्स मेरे साथ एक थी वहाँ पे, तो वो चेक कर रहे थे। तो वो इसलिए चेक किया जाता है कि सर्विक्स की जो ओपनिंग है जहाँ से बेबी ने बाहर आना होता है, तो वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन होनी चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तभी जो है बेबी इजीली बाहर आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने 6 o'clock जैसे चेक किया तो उतना नहीं ओपन नहीं हुआ था, फिर उनको 7 o'clock किया, फिर उनको लगा 8 o'clock की अब तो बहुत ही ज़्यादा इसको पेन आ रही है, तो दिस मीन्स कि अब शायद हो चुका हो ओपन, और ज़्यादा ओपन हो चुका हो। तो उन्होंने फिर चेक किया, वो कहते अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, जो नर्स थे वो काफ़ी एजड थे, मतलब एक्सपीरियंस थे वो नर्स। फिर उसके बाद फिर से मेरे को पेन्स आते रहे। ठीक है, देन उसके बाद करते हैं कि ओपनिंग जो मैंने आपको जैसे बताया कि 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो रफली अराउंड 9:30 के अराउंड जो नर्स थे, मैंने उनको बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो नर्स जो थे वो मुझे चला फिरा भी रहे थे, मतलब वॉक भी करवा रहे थे उस रूम के अंदर। तो जब मैंने वॉशरूम जाना था वो मुझे कहते हैं ध्यान से बैठना है, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं बेबी का हेड एकदम से भी बाहर ना आ जाए, क्योंकि अब डिलीवरी होने को थोड़ा ही टाइम रहता था। तो फिर उसके बाद जब मैं वॉशरूम से जाके आई तो उन्होंने फिर से चेक किया, तो वो कहते हैं कि मुझे तो अब सर दिख रहा है बच्चे का, तो मतलब अब टाइम आ गया है। तो उसके बाद देन आई वॉज शिफ्टेड टू द ओटी, ऑपरेशन थिएटर भी कह सकते हैं, या फिर आप उसको डिलीवरी रूम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं अंदर फिर मुझे लेके जाया गया, वहाँ पे गए तो मेरी गायनेक जो थे वहाँ पे, उन्होंने भी देखा कि हाँ हेड तो अब विजिबल हो रहा है बच्चे का। तो उन्होंने क्या किया कि वेजाइनल एरिया के अंदर जो लेयर्स होती हैं वहाँ पे उन्होंने कट दिया। अब जब वो मुझे कट जो दिया गया वेजाइनल एरिया में, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं फील होगा, तो घबराना नहीं है कि पेन होता है, नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कट दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे कट दिया उन्होंने। उसके बाद मैं चिल्ला रही थी, तो मेरी गायनेक कहते हैं कि कनिका जब पेन आएगी ना तब चिल्लाना है और जोर लगाना है, पुश करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने पुश करना है। ठीक है, अब पुश कैसे करना है, उन्होंने मुझे बोला कि जब हम आपको बोलेंगे आपने तब पुश करना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पेन बहुत आ ही नहीं रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा था फिर पेन का एंड में। फिर वो ऐसे क्लॉक वो देख रहे थे, उन्होंने क्लॉक वहाँ पे रूम में थी, तो वो कहते कि अब पुश करो। तो जब मैं पुश करने लगी तो एक और नर्स वहाँ पे थे, 2 नर्सेस थी, तो एक नर्स जो थे वो आए और उन्होंने मेरे स्टमक को ऐसे थोड़ा सा दबाया और मैंने भी जोर लगाया, पुश किया, पर बेबी नहीं बाहर आया। तो दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद मेरी गायनेक ने फिर से बोला कि अभी हम वेट करेंगे, जैसे ही दोबारा पेन आती है और कनिका मैं आपको बोलूँगी कि पुश करना है तो आपने पुश करना है। तो फिर जो सेकेंड टाइम था, फिर उस टाइम पे बहुत ज़ोर से मैंने पुश किया, एंड जब मैंने पुश किया तो वो जो नर्स थी उन्होंने भी प्रेस किया, एंड बेबी वॉज इन दिस वर्ल्ड, बच्चा फिर आ चुका था इस दुनिया में। एंड फिर मुझे पता चला था कि हाँ मेरा बेबी बॉय हुआ है, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि वो बेटा है मेरा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपके बेबी को तो लेके चले जाते हैं तभी के तभी, क्योंकि उन्होंने चेक करना होता है कि बेबी की ब्रीदिंग प्रॉपर है, ठीक तो है ना, कोई इश्यूज तो नहीं आए बच्चे को। लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरी प्रेगनेंसी में जिसके थ्रू बच्चे को खाना जाता है, ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है ना, यही सपोर्ट करता है बेबी को, अंदर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी गायनेक ना रुक गई, वो बैठे रहे आराम से। तो मैं सोचूं कि मेरी गायनेक बैठे क्यों हुए हैं, कि मुझे अब जाने क्यों नहीं दे रहे, या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी गायनेक ने ना, फिर मैंने तब कुछ नहीं बोला, पर मैं देखी जा रही थी कि मेरी गायनेक और वो नर्स खड़े हुए हैं, बस दे वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, वो आपस में नॉर्मल कोई और बात कर रहे थे। फिर मेरी गायनेक ने बोला कि कनिका आपका ना प्लेसेंटा नहीं आया बाहर। तो 1-2 मिनट हो चुके थे, तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा हाँ भाई प्लेसेंटा भी बाहर आना था, क्योंकि मेरी सासू माँ ने ये मुझे बताया हुआ था।
तो उसके अभी उन्होंने बोला ही था और उसके हार्डली 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के बाद ही प्लेसेंटा जो है ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, और वो नेचुरली ही खुद ही बाहर आता है और आना भी चाहिए उसको। वो इसलिए अपने आप बाहर आ जाता है क्योंकि यूट्रस पहले जब बेबी अंदर होता है तो एक्सपैंड हुआ होता है, फिर धीरे 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 क्योंकि बेबी बाहर आ चुका होता है तो यूट्रस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, अपनी शेप में आना शुरू कर देता है। तो वैसे ही प्लेसेंटा अपने आप पुश होकर बाहर की तरफ आ जाता है। तो जैसे ही प्लेसेंटा बाहर की तरफ आया, मेरी गायनेक ने प्लेसेंटा को पकड़ा और उन्होंने प्लेसेंटा को प्रॉपर चेक किया कि उसका कुछ भी मिसिंग तो नहीं है, कोई पीस मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपका प्लेसेंटा बाहर आए और वो प्रॉपर कंप्लीट हो। ठीक है, मिस आउट ना हो उसमें से कुछ भी। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वन, वो है स्टिचेस। सो उसके बाद स्टिचेस की टर्न आती है जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। जो स्टिचेस लगने थे वो हार्डली मुझे लगे थे 5 स्टिचेस लगे थे। ठीक है, एंड वो वाटर सोल्यूबल स्टिचेस थे जिनको कोई भी खोलने की ज़रूरत नहीं थी, दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल स्टिचेस थे और उनको लगाते टाइम भी बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे मैं इम्पेशेंट हो गई थी, तो मैंने बोला मैम हुआ नहीं अभी तक। तो वो कहते सब्र रखो बस होने वाला। तो वो हार्डली 2 मिनट्स का टाइम लिया, उसके बाद स्टिचेस लग गए। एंड उसके बाद अब जो नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीलिंग टाइम कितना लगता है स्टिचेस के लिए। सो देखो, जब स्टिचेस लगते हैं आपको, जैसे मुझे स्टिचेस लगे थे वाटर सोल्यूबल थे, तो मुझे एक ही चीज़ बोली थी मेरी गायनेक ने कि आपने क्या करना है, बेटाडिन सॉल्यूशन लेना है लिक्विड में जो आता है, और उसको आपने ल्यूक वार्म वाटर में डालना है। 1 जग पानी का ले लीजिए जिससे हम नहाते हैं नॉर्मल। तो मैं क्या करती थी, 2 कैप्स लेती थी, 2 ढक्कन बेटाडिन सॉल्यूशन के उसमें डाल लेती थी ल्यूक वार्म वाटर में जग के, और उसको अपने एरिया में, वेजाइनल एरिया में जहाँ पे स्टिचेस होते हैं, बेसिकली वेजाइनल एरिया में आपने घेरना होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये डेली आपने दिन में 2 बार करना होता है। एक नहाते टाइम कर लीजिए और एक शाम के टाइम कर लीजिए, नहीं तो सोने से पहले कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई वहाँ पे वो मतलब जिसको हम कहते हैं कि पक ना जाए, कोई रैशेज ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए आपने उसको गीला नहीं रखना होता है, स्टिचेस को बिल्कुल सूखा, उस वेजाइनल एरिया को बिल्कुल ड्राई रखना होता है। ठीक है, सो जो स्टिचेस थे वो मेरे विद इन, आप कह लीजिए 15 डेज, तो मैं वैसे ज़्यादा बोलूँगी, विद इन 10 to 11 डेज आप कह लीजिए कि मेरे स्टिचेस जो हैं वो प्रॉपरली हील हो चुके थे, प्रॉपरली ठीक हो चुके थे, वो डिज़ोल्व हो चुके थे। जो मेरी एक नर्स जो हमने रखे थे, जो मेरी मसाज करने आते थे, बॉडी मसाज करने आते थे, वो चेक कर लेते थे। जिन्होंने मेरी डिलीवरी ही करवाई थी वही आते थे, तो वो देख लेते थे कि हाँ सब कुछ ठीक है। और एक ऑइंटमेंट दिया गया था, तो वो ऑइंटमेंट वहाँ लगाना होता था, तो वो मैं दिन में 3 बार लगाती थी और 2 टाइम में बेटाडिन सॉल्यूशन वहाँ पे ल्यूकवार्म वाटर में डाल के घेरती थी। सो बिल्कुल पेन नहीं होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना स्टिचेस लगते टाइम पेन होता है, ना हील होने के टाइम पे पेन होता है, इवन बाद में भी पेन नहीं होता। और ये जो स्टिचेस थे वाटर सोल्यूबल थे, तो आपको दोबारा से उनको खुलवाने की, ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।